Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. I hope you are liking these lectures and I hope you are taking the best of it. Revising things and obviously analysis तो हम करते ही हैं डेली, तो आप उनको अगर आफ्टर दिस सेशन रिवाइज कर रहे हो आर्टिकल्स को या राइटिंग इट डाउन दी ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन के टाइम पे ही देखो यूपीएससी एक मेंस के आंसर में आपको क्या बोलती है 250 वर्ड में लिखना है 250 वर्ड्स 150 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं वहाँ जितना आंसर शार्प होगा क्रिस्प होगा राइट अप टू द मार्क होगा वो चीज़ें मैटर करती है और पहले चीज़ें समझ में आएंगी समझने के बाद वो आप उसको 250 देखो किसी भी चीज़ को इलेबोरेट करके लिखना तो बहुत आसान है और किसी भी चीज़ को क्रिस्प करके लिखना उतना ही मुश्किल है राइट चीज़ें बस समझने की हैं जब समझ आ जाती हैं आप किसी भी आर्टिकल को 3 बार 4 बार जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम ये आर्टिकल देखने वाले हैं कावेरी वाटर शेयरिंग इशू हैज़ फ्लेयर्ड अप अगेन ये मेंस का भी आर्टिकल है आज आपका और यही आपका चर्चा का विषय भी है और ये कावेरी वाटर शेयरिंग जो ये डिस्प्यूट है ये मैं ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स में पहले भी कवर कर चुकी हूँ मतलब हो गया उसको 2 महीने पहले मैं वापस से आज कवर कर दूंगी जो लोग रेगुलरली सेशंस देख रहे हैं उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगी राइट जो सोया हुआ था वो सब जग जाएगा क्योंकि ऐसा था कि एक सबकॉन्शियस मेमोरी में 2 महीने पहले पढ़ा था रिवाइज पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे क्या कर रहे हैं तो वो वापस से रिकॉल हो जाएगा और जो ये सेशन पहली बार देख रहे हैं ये बहुत ये लिख लो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स में इम्पॉर्टेंट लिस्ट अगर बना रहे हो टॉपिक्स की उसमें ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये चर्चा का विषय भी क्यों है वो भी पैरेलली बता दूंगी राइट सो विल टेक इट अप इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर एंड कीपिंग इन माइंड योर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रीलिम्स के लिए कावेरी रिवर वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो विल टेक इट अप उसके ऊपर 4 आर्टिकल्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है PRIP स्कीम आपके GS पेपर 2 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टैच्यू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य जी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन क्यू न्यूज़ में है देखेंगे GS पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड GS पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है सो दीज ऑल आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से दैट इज रिगार्डिंग कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बैंगलोर न्यूज लाइव अपडेट सेक्शन 144 टू बी इम्पोज इन सिटी ऑन फ्राइडे यानी कि कल कन्नड़ा आउटफिट्स वॉर्न गवर्नमेंट अगेंस्ट मेजर्स टू कर्टेल कर्नाटका बंद फॉर कावेरी मतलब बहुत ही लंबे समय से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये डिस्प्यूट कोई आज का नहीं है 200 साल हो गए होंगे ब्रिटिशर्स से मतलब उस टाइम का अगर आप लगाओ तो ये डिस्प्यूट चलता आ रहा था और उसके बाद ये फ्लेयर्ड अप हुआ जो पूरा का पूरा इशू है कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेके कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में उसी के चलते यहाँ पर कल यानी कि फ्राइडे को सेक्शन 144 बैंगलोर के अंदर इम्पोज किया गया है राइट अब ये देखो न्यूज़ में है ये सब कुछ बैंगलोर पुलिस हैज इम्पोज सेक्शन 144 इन द सिटी टिल सैटरडे 12 AM in the view of Karnataka Bandh that is called by over 2,000 pro-Kannada groups in protest against releasing Kaveri water to Tamil Nadu. इतना प्रोटेस्ट क्यों है क्या चल रहा है वहाँ जो अभी न्यू मेट्रो लाइन्स अभी कंस्ट्रक्ट हुई हैं फ्रॉम कंगेरी बेसिकली पर्पल लाइन पे सब कुछ बेसिकली मेट्रो सर्विसेज विल बी they will remain suspended between Mysuru Road and Kangeri stations. Overall, क्या है ये होल सिचुएशन बीइंग अ सिविल सर्वेंट बीइंग एन एस्पिरेंट आपको ये पूरा आर्टिकल इसके पीछे की हिस्ट्री बैकग्राउंड सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है अथॉरिटी दैट इज इन न्यूज़ हेयर ये कावेरी रिवर को लेके सारी बातें जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब पता होनी चाहिए तो वो एक कॉन्टेक्स्ट है लेकिन एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है अब इतना कुछ चल रहा है कर्नाटका बंद की बात हो गई सेक्शन 144 लगने की बात हो रही है क्या है कावेरी वाटर शेयरिंग इशू शुरू करते हैं शुरू करने से पहले जिनको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो अपनी अटेंडेंस प्लीज़ मार्क कर दो चैट लाइक कर सकते हो आप
अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में जैसा भी फीडबैक है आपका इन सेशंस को लेके डेली दिया करो। 1 मिनट लगता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, राइट। हमें भी पढ़ के अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलती है, जैसे आपको वैसे ही हमें, ठीक है। अब यहाँ पर कावेरी रिवर के बारे में मुझे ऐसा लगता है पहले हमें पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हम इस डिस्प्यूट में एंटर करेंगे। कावेरी रिवर को इट वॉज स्पेल्ड एज इट इज ऑल्सो नोन एज, I'll write it down for you, पोन्नी, PONNI। सो ये यूपीएससी प्रीलिम्स में डाल सकती है इन तमिल। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज, वेयर इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कुर्ग, सबने सुना होगा ना, मडिकेरी। तो वहाँ आई हैड बेसिकली अ चांस टू विजिट दैट एरिया, ब्रह्मगिरी रेंज। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जगह थी। और आज का बेसिकली आर्टिकल कॉफ़ी से भी लिंक्ड है, तो कॉफ़ी प्लांटेशंस भी वहाँ देखी थी। मतलब वही है, घूमते हैं तो आप लिंक कर पाते हो चीज़ों को। अब यहाँ कावेरी की जो बात है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी सबको पता होंगी, हारंगी, हिमवती, काबिनी, भवानी, और कौन सी है चैट सेक्शन में बताना मुझे ज़रा। तो कावेरी जो है इट स्पैन्स अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर, और ये कहाँ से, कर्नाटका, ब्रह्मगिरी रेंज, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से चलती है और फाइनली फ्लो करती है तमिलनाडु से बे ऑफ बंगाल में। कर्नाटका एक बेसिकली अगर आप देखो तो यू कैन सी हेयर ऊपर है ना। तो यहाँ कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ये ऑन गोइंग डिस्प्यूट है कावेरी को लेकर। अब थोड़ा सा अगर आपको कावेरी रिवर के बारे में पता चल गया है कि इसका कैचमेंट एरिया में तमिलनाडु भी आता है, कर्नाटका भी आता है, केरला भी आता है, पुडुचेरी भी आता है, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो, कावेरी वाटर शेयरिंग इशू, थोड़ा सा अब चलते हैं मीन्स ओरिएंटेड। मैंने आपको थोड़ा कावेरी रिवर के बारे में बता दिया है। कावेरी वाटर शेयरिंग इशू बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु वापस से आ गया है, डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी 2018 में। क्या वर्डिक्ट दी थी, इसको मैं 5 मिनट के लिए होल्ड पे रखूंगी। इस वर्डिक्ट को जानने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और बैकग्राउंड सुन लोगे तो कनेक्ट कर पाओगे। कावेरी वाटर शेयरिंग इशू एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है कर्नाटका और तमिलनाडु। ये डिसएग्रीमेंट 1892 के टाइम का है, तभी मैं बोल रही हूँ बहुत पुराना, ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, बैक टू द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, जहाँ पर इट वॉज इन्वॉल्विंग द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। ठीक है, तो फिर उसके बाद 50 साल के लिए बेसिकली अगर आप लगाओ तो 50 years के लिए एक एन एग्रीमेंट that was reached in 1924। इनिशियली एन एग्रीमेंट वॉज रीच 1924 में, जो 50 साल के लिए था कि वाटर शेयरिंग को कैसे हम मैनेज करेंगे। फिर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस 1947 में। 1924 में एग्रीमेंट इनिशियली इट वॉज देयर 50 years के लिए। 1947 में फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली एंड एग्रीमेंट वॉज एंडेड इन 1974। ठीक है, फिर क्या हुआ, कर्नाटका started diverting Kaveri river water into its newly constructed reservoirs, maybe without Tamil Nadu's agreement। और यहाँ फिर उसके बाद धीरे धीरे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ये डिस्प्यूट बढ़ता चला गया। जब ये डिस्प्यूट बढ़ता चला गया तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी, क्लियर डिसीजन दिया कि कावेरी रिवर के वाटर को आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर ग्रांट किया एडिशनल शेयर ऑफ 14.75 TMC। TMC स्टैंड्स फॉर 1000 million cubic feet, राइट। सो TMC विल से। सो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के वर्डिक्ट के अंदर बोला कि कर्नाटका को थोड़ा 14.75 TMC एडिशनल शेयर दिया जाना चाहिए, कुछ रिड्यूस किया फ्रॉम तमिलनाडु बाय द सेम अमाउंट। तो बिकॉज कि कर्नाटका जो है, जैसे बैंगलोर है, पूरा वो एरिया जो है इसी रिवर के जो पानी से इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर यहीं से ही होता है। सो ये एडिशनल शेयर इसीलिए दिया गया था फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन साउथ कर्नाटका। अब इसका मतलब जो कावेरी वाटर है, 740 TMC ऑफ कावेरी वाटर
हर साल आप उसको कैसे शेयर करोगे? 404.25 टीएमसी तमिलनाडु को, 284.75 टीएमसी कर्नाटका को, 30 टीएमसी केरला को, 7 टीएमसी पुडुचेरी को, 14 टीएमसी बाकी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर थिंग्स, राइट। तो इस तरीके से दैट वाज सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 में बताया था, तो उसके हिसाब से इट इज द ब्रेकडाउन कि टोटल 740 टीएमसी कावेरी वाटर को इस तरीके से शेयर किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरी ईयर। अब इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए वाटर शेयरिंग को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया फॉर्मेशन ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वो अथॉरिटी है जो मैनेज करेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कावेरी रिवर वाटर। ये किसी भी पॉलिटिकल मोटिव से इन्फ्लुएंस नहीं है एंड ऑपरेट्स अंडर द यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, राइट। तो यहाँ पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इट इज लार्जली ए पॉलिटिकल अथॉरिटी। एक सेंट्रल एजेंसी है दैट नाउ रेगुलेट्स द डिस्प्यूट बिटवीन दीज टू स्टेट्स, राइट। और एक कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमेटी, एक अथॉरिटी हो गई और एक हो गई ये कमेटी। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से आया। अब थोड़ा सा हिस्ट्री पता चल गई। वाटर शेयरिंग, आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना इतना पानी एलोकेट होगा हर साल कावेरी वाटर से, इतना इसको मिलेगा, इतना इसको मिलेगा, इतना इसको मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर डिस्प्यूट क्यों है? करंट डिस्प्यूट जो है उसके पीछे क्या रीजन है? इज द डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग हाउ मच वाटर विल बी शेयर्ड बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन विद लेस रेनफॉल। आपने नॉर्मल ईयर तो बता दिया, मॉनसून हुआ ठीक है, नॉर्मल ईयर में इतना इतना इतना, लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर बारिश कम होती है तो व्हाट अबाउट दैट टाइम जब मॉनसून सीजन आया और वहां बारिश कम हुई? 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बताया था, आउटलाइन दैट वाटर शेयरिंग रूल्स फॉर अ टिपिकल मॉनसून ईयर। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार बारिश हुई है कम, जितनी एक्सपेक्ट करी थी उससे बहुत कम, मोर देन मतलब 30% लेस बिलो नॉर्मल, आप इतना बोल सकते हो। सो ऑब्वियसली अगस्त एंड सितंबर जो क्रूशियल मंथ्स हैं फॉर रेनफॉल कर्नाटका के लिए, कर्नाटका को बारिश जो है साउथ वेस्ट मानसून से पानी मिलता है, राइट। मानसून चला गया, साउथ वेस्ट मानसून ऑलमोस्ट, सो दे हैव सीन द लोएस्ट रेनफॉल इन दीज 123 ईयर्स। बहुत ही कम बारिश हुई है। तो अब 2018 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कर्नाटका शुड रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू तमिलनाडु ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स ऑफ जून टू सितंबर। फॉर द नॉर्मल मॉनसून दिस अमाउंट्स टू 123.14 टीएमसी ऑफ वाटर। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार कर्नाटका इज सपोज टू रिलीज दिस मच ऑफ वाटर टू तमिलनाडु बिटवीन जून एंड सितंबर। बात आ रही है समझ में? फॉर अ नॉर्मल मॉनसून दिस इज द नंबर विद स्पेसिफिक क्वांटिटीज फॉर हर एक मंथ के लिए। लेकिन मॉनसून अच्छा नहीं हुआ, सिचुएशन डिस्ट्रेस है, सो क्या करा कर्नाटका के अंदर? स्टेट हैज रिलीज लेस वाटर देन मैंडेटेड, क्योंकि बारिश नहीं हुई। आपने वो नॉर्मल मॉनसून के हिसाब से आपने बताया कि इतना पानी आपने देना है उसको। सो बाय सितंबर 23 ओनली 40 टीएमसी ऑफ वाटर जो है हैड बीन रिलीज्ड। तो कर्नाटका ने कहा कि देखो बारिश नहीं हुई, कर्नाटका रिलीज ओनली 40 टीएमसी ऑफ वाटर टिल सितंबर 23। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 123, उससे 40 टीएमसी दिया। उन्होंने बोला कि सिचुएशन बहुत डिस्ट्रेस है। अगस्त में तमिलनाडु, वही जो अथॉरिटी बनी थी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, वो अथॉरिटी के पास अप्रोच किया टू इंश्योर नॉर्मल सप्लाईज, राइट। सो यहाँ पर आ रही है बातें समझ में? देखो ये थोड़ा सा इसको स्टोरी की तरह लो, स्टोरी की तरह लोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपने क्लियर होती चली जाएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक इंटरेस्ट, बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो बोरिंग बिल्कुल नहीं है, कि कोई हिस्ट्री नहीं चल रही है इसके अंदर, करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तमिलनाडु को अब टेंशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की वर्डिक्ट में बोला था ऐसा ऐसा एलोकेशन करना है, लेकिन बारिश हुई नहीं इतनी, कर्नाटका कहाँ से पानी दे? तो तमिलनाडु वाज वरीड अबाउट गेटिंग एनफ वाटर फ्रॉम द कावेरी रिवर। दे वेंट टू दैट अथॉरिटी। तो CWMA, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हैज अ कमेटी, सबको ही पता है। कमेटी नोटिस दैट इन कर्नाटका
जहाँ से कावेरी फ्लो करती है, द रेन वॉज मच लेस. कर्नाटका हैड रिलीज वे लेस वाटर देन व्हाट इज नॉर्मल नीडेड बाय दैट टाइम. तो अथॉरिटी ने ऑर्डर किया कर्नाटका को कि ऐसा करो, यू रिलीज 13 TMC, राइट. तो यहां पर उन्होंने ऑर्डर किया उसको 13 TMC ऑफ वाटर. ये सुन लेना, ये नंबर्स याद नहीं रखने, आइडिया लग जाता है. तो अथॉरिटी ने कहा कर्नाटका 13 TMC 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर 15 days एट अ सर्टेन रेट यू विल बी गिविंग. तमिलनाडु ने कहा नहीं, ये बहुत कम है, हमें तो 25,000 क्यूसेक्स पर डे चाहिए था. तमिलनाडु ही गया अथॉरिटी के पास. अथॉरिटी ने कर्नाटका को कहा बहुत कम दिया है, थोड़ा सा इतना और 13 TMC के आसपास दो. लेकिन कर्नाटका तमिलनाडु ने कहा नहीं, इतना नहीं, इससे ज़्यादा चाहिए, 25,000 cusecs per day. So later the committee reviewed things and then decided Karnataka should release a bit less water, but about 5,000 cusecs per day. हालांकि तमिलनाडु ये नहीं चाहता था, वैसे ज़्यादा ही चाहता है, बट Tamil and Karnataka were not completely happy with these decisions, so they went to Supreme Court to complain. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटका शुड स्टिक टू रिलीजिंग दिस 5,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, जो कि जैसा कि अथॉरिटी ने कहा है, क्योंकि अथॉरिटी बना दी गई है, सुप्रीम कोर्ट अभी इंटरवीन नहीं करेगा. जितना अथॉरिटी ने बोला है वो डिसीजन फाइनल है टिल 26 September. नाउ कर्नाटका अग्रीड टू फॉलो दिस अंटिल दैट डेट, अभी 26 सितंबर तक. बट दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है, कर्नाटका ने ये पॉइंट किया है कि हमारे पास पानी ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट, अगर आप देखो यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट को जब दोनों ने अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि कर्नाटका 5,000 क्यूसेक्स पर जो है इतना पानी रिलीज कर दे. लेकिन कर्नाटका अब ये कहता है, कर्नाटका पानी चाहे रिलीज कर रहा है बंद, और अभी सेक्शन 144 इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ फार्मर्स को बहुत दिक्कत हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो रिजर्वॉयर्स हैं, जो स्टोरेज सिचुएशन है इस टाइम पे, एज ऑफ मतलब अगर आप लगाओ 23 सितंबर के आसपास भी, जो रिजर्वॉयर्स हैं इन द कावेरी बेसिन इन कर्नाटका, वो सिर्फ आधे भरे हुए हैं, दे आर हाफ फिल्ड. टुगेदर अगर मैं लगाऊं तो टोटल कैपेसिटी है 104 समथिंग TMC की, बट दे आर हेल्डिंग अबाउट 51.1 TMC, मतलब हाफ फिल्ड है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पर, और दूसरी बात ये कि बैंगलोर जैसे सिटी के अंदर इरिगेशन, मतलब पीने का पानी भी, वो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन इट, राइट. सो ओवरऑल कर्नाटका कहता है कि हमें तो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश मिलती है, बारिश हुई नहीं है, बहुत कम हुई है. लेकिन अभी तमिलनाडु को थोड़ी सी ज्योग्राफी याद हो तो तमिलनाडु को जो रिसीव होती है पानी, बारिश जो होती है, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, राइट. So Karnataka points out that Tamil Nadu will receive a significant portion of its rainfall during this retreating northeast monsoon, October से नवंबर में. On the other hand, Karnataka heavily relies on southwest monsoon, but वो हुआ नहीं. So इसी की वजह से कर्नाटका concerned है about releasing this water to Tamil Nadu. People in Karnataka, including the protesters, they are arguing that releasing water to Tamil Nadu at this time, जब साउथ वेस्ट मानसून एंड हो चुका है, रिजर्वॉयर्स अपने के जो लेवल्स हैं दे आर लो, सो दिस इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. So they emphasize that Kaveri River is very crucial for drinking water in Bangalore, in irrigation in Mandya region. Preserving water is vital for state's need. तो ये है पूरी करंट सिचुएशन इस टाइम के ऊपर. तो ये जो करंट कावेरी वाटर क्राइसिस है, ये अभी का नहीं है. अभी ऐसा लग रहा हो कि अभी बारिश कम हुई है. ये 1991 में भी आया, ये 2002 में भी आया, 2012 में आया, 2016 में आया, राइट. सो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फाइनली एक वर्डिक्ट भी दी. अभी यहां पर वी नीड टू फोकस अपॉन द सोल्यूशन ऑफ इट. दोनों स्टेट्स को मिलकर कलेक्टिवली एक सस्टेनेबल तरीके से दे शुड कम अप विद द सोल्यूशन. दे शुड चेंज, there can be changes in agricultural practices also, cultivating less water intensive crops. Younger generation is moving away from the farming. So यहाँ इन चीज़ों को consider करना पड़ेगा, and we have to
टेक सम एक्शंस, वो एक्शंस जहाँ दोनों स्टेट्स मिलकर इंश्योर करें एक फेयर और सस्टेनेबल शेयरिंग ऑफ दिस वेरी वेरी प्रीशियस रिसोर्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट इशू क्या है। जिसको कुछ भी अभी नहीं समझ आया, थोड़ा सा आप इस वीडियो को पीछे जाएं, वापस से सुन ले। कावेरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, इकोनॉमिक बैकबोन है ऑफ द स्टेट जहाँ से वो फ्लो करती है, राइट। और बाकी इसके बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी। सॉर्टेड है। सो विद दिस आई एम मूविंग अहेड विद द अदर आर्टिकल दैट इज अबाउट this statue of oneness of Adi Shankaracharya on Mandata mountain at Omkareshwar in Khandwa district MP। चीफ मिनिस्टर जो एमपी के हैं अनवील्ड 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य जी। मैं कल भी कह रही थी जिनके लिए, जिन्होंने फिलॉसफी, जिनके पास ऑप्शनल होगा उनके लिए तो बहुत इजी है, थोड़ा सा फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट आएगा इसमें। पहले मैं थोड़ा आदि शंकराचार्य जी के बारे में हम बात कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं पहले ये इन्फॉर्मेशन ही ले लो। तो ये स्टैचू सबको पता है, नाउ इट इज लोकेटेड इन ऑन अ माउंटेन इन अ प्लेस ओमकारेश्वर दैट इज कॉल्ड मंदाता एंड इट इज इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। आप मैप में लोकेट जरूर करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस माउंटेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स वेयर 2 ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स आर लोकेटेड, राइट। एंड ज्योतिर्लिंग सबको ही पता है, द सेक्रेड सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट। सो यहाँ पर नर्मदा रिवर के पास है ये सब। एंड दिस आइलैंड इज डोटेड विद शिवाइट, वैष्णवाइट एंड जैन टेम्पल्स ड्यूरिंग 14th and 18th century। So basically full of the temples that are related to different religious beliefs. Shivite related to Lord Shiva, Vaishnavite related to Lord Vishnu, Jain temples, right? So they are quite old, dating back to hundreds of years ago. Adi Shankaracharya, often called as Adi Shankara, was a, सबको ही पता है, great philosopher. कोची केरला के अंदर he was born. He took samadhi at the age of 33. He was a devotee of Shiva. He is said to have arrived at Omkareshwar as a young monk, where he encountered with his Guru Govind Bhagavad। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। He stayed in Omkareshwar for about 4 years, वहाँ पर नॉलेज ली। 12 साल की उम्र में he left Omkareshwar and traveled across the country, जहाँ पर वो लोगों को he can share his teachings. He talked about a philosophy that is called Advait Vedanta philosophy. That is about understanding that everything is connected. He taught these important ideas to help people understand life and spirituality. So यहाँ पर मैं अद्वैत वेदांत के बारे में आपसे बात करूँगी। अद्वैत means everything is connected in one. अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, अगर आप ऐसे सोचो सारी नदियाँ फाइनली जाके एक बड़े से ओशन में मिल जाती हैं, वैसा ही कुछ, राइट। So he also wrote about important ancient texts, Upanishads, Brahma Sutra, Bhagavad Gita to explain these ideas better. He didn't agree with some Buddhist thinkers. ये उनके major work है, याद कर लेना, important है, पूछे जा सकते हैं। He was opposed to Buddhist philosophers. अगर ये आपके पास statement आ जाए तो this is true, right? So he wanted to bring the teachings of Hinduism when Buddhism was becoming more popular. अब बात रहती है कि अद्वैत वेदांत क्या है। रिवाइविंग हिंदुइज्म, एस्टेब्लिश 4 मठ, राइट। अद्वैत वेदांत इज लाइक अ वेरी बिग आइडिया अबाउट हाउ एवरीथिंग इज, कोई भी सेपरेट नहीं है। फाइनली किसी एक एनर्जी, कोई एक एनर्जी है, मतलब इट्स लाइक वी ऑल, आप ऐसा लगा लो कि कोई बिग रियलिटी है और हम जो है बस उसके एक छोटे छोटे अंश हैं। सिंपल तरीके से बताऊं, सो अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी द वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इज ब्रह्म। ब्रह्म इज लाइक बिग रियलिटी दैट इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग, लाइक द एनर्जी दैट्स इन ऑल द थिंग्स। आप में भी है, मुझ में भी है, किसी और में भी है, हर किसी के अंदर है। So people who follow Advait Vedant believe that this Brahm isn't something separate from us. It is a part of who we are.
आत्मा, हम बोलते हैं ना आत्मा का परमात्मा से मिलन, सो दे थिंक दैट आर ट्रू सेल्स। हम कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, ट्रू सेल्फ, दैट इज आत्मा, दे आर कनेक्टेड टू दिस बिग रियलिटी दैट इज ब्रह्म. It's like saying that we all are connected to a larger universal energy. I hope now things are making sense to you. थोड़ा सा फिलॉसफी में चले गए हैं हम, बट कोई बात नहीं, अब फिलॉसफी से वापस बाहर आ जाते हैं. बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जिनके लिए फिलॉसफी ऑप्शनल था उन्हें अच्छा लग रहा होगा सुन के. International Coffee Organization in collaboration with Coffee Board of India, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Government of Karnataka is hosting 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस एट बेंगलुरु. तो मैं अभी आपको बता ही रही थी ना कि आई हैड अ चांस टू विजिट बाबा उडान हिल्स, पढ़ी होंगी आपने, और कुर्ग एरिया, दैट मडिकेरी, दैट रीजन जहाँ कॉफ़ी ग्रो करती है, कॉफ़ी प्लांटेशन में पूरा मतलब दे शोड कि कहाँ कैसे कॉफ़ी बनती है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है. बहुत ही अच्छा लगा देखकर. तो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब यहाँ पर. 1963 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज क्रिएटेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस टू सपोर्ट कॉफ़ी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड. सुनने की बातें. So it was established after the first international coffee agreement was approved in 1962. So this is the only intergovernmental organization for coffee जहाँ पर जो importers हैं, जो exporters हैं, it's the only group where countries that produce and countries that buy coffee, they all come together, right? So currently ICO represents a big part of the world's coffee. 93% of what's made and 63% of what's consumed. So main goal is to make global coffee industry more stronger, ensure it grows in a way that good for everyone who is involved, from farmers to the people who enjoy coffee. किस किस को कॉफ़ी अच्छी लगती है बताना. कितने मेंबर्स हैं? 49. 42 ऑफ देम ग्रो कॉफ़ी, एक्सपोर्टर्स हैं, 7 बाय कॉफ़ी, इम्पोर्टर्स हैं. इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर कंट्री. राइट नाउ they are hosting 5th World Coffee Conference in Bangalore along with some Indian government bodies. सबको ही पता है India is a member organization, right? तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर कॉफ़ी की बात करें, so the vast majority of world's coffee comprises of 2 species, Arabica and Robusta. क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करूँ तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. 15 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर. रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर, ज़्यादा नहीं. वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल कंटेनिंग अ गुड डील ऑफ ह्यूमस. आयरन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स, दे आर आइडल फॉर कॉफ़ी कल्टीवेशन. सो इट इज़ जनरली ग्रोन अंडर शेडी ट्रीज. मतलब यहाँ पर आप ऐसा लगा लो कि 150 to 250 सेंटीमीटर, मतलब अ गुड अमाउंट ऑफ रेन दे नीड. सो see, coffee plants like to grow in the shade of other trees. मतलब यहाँ पर आपका कॉफ़ी प्लांट होता है और ऊपर और बड़े बड़े पेड़ होते हैं, right? Like this is the coffee plant. So it grows in the shade, right, of other trees. So it's important to have a dry period when coffee berries are ripening. That's very important. So they are found on hilly slopes 600 से 1600 मीटर above sea level. इंडिया के अंदर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये रीजन में. कर्नाटका is the largest coffee producer in India, making up more than 70% of the total output. ठीक है. इसी के साथ आज का ये लास्ट आर्टिकल लेते हैं. That we'll talk about is PRIP scheme. Now what is this scheme? Ministry of Chemicals and Fertilizers and Ministry of Health and Family Welfare, they launched this scheme. So 2 ministries हैं, ध्यान में रखना, for the promotion of research and innovation in pharma medtech sector. PRIP scheme. इसका मेन गोल क्या है? इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना. So it aims to shift the sector's focus from simply minimizing the cost, ताकि आप इनोवेशन और ग्रोथ को एनकरेज करो. So this transformation will be achieved by strengthening research infrastructure within the country. तो यहाँ पर ओवरऑल एम ये है इस स्कीम का, टू एनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्रीज, बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ताकि और ज़्यादा रिसर्च हो और ज़्यादा डेवलपमेंट हो. सो एक ऐसा कल्चर फॉस्टर करना जो कि बात करता है एक हाई क्वालिटी रिसर्च की, एंड प्रोवाइड सपोर्ट ऑल्सो फॉर टू द पूल ऑफ साइंटिस्ट. So
फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर, मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एज लेना चाहता है और ये स्कीम चाहती है कि ऐसा आउटकम निकले एंड यू कंट्रीब्यूट टू क्रिएशन ऑफ गुड क्वालिटी जॉब्स आल्सो इन द कंट्री। सो 5 साल के लिए स्कीम है 2023-24 से लेके 2027 और 28 तक। इस स्कीम के अंदर 2 कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। कंपोनेंट का फाइनेंशियल आउटले भी लिखा हुआ है 4250 करोड़। अब ये 2 कंपोनेंट्स क्या हैं, बहुत ही सिंपल है। कंपोनेंट ए बेसिकली फोकस करता है बूस्टिंग रिसर्च कैपेबिलिटीज। कैसे? बाय एस्टेब्लिशिंग 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ पर? एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। So they will be set up in specific areas that are already identified for development. Government has allocated 700 crore for this. Component B. This part aims to encourage research in 6 important areas that are related to pharmaceutical sector. New chemical entities, complex generics, medical devices, stem cell therapy, orphan drugs, addressing the issue of antimicrobial resistance also. ठीक है? Financial assistance will be provided to various players like industries हो गए, MSMEs हो गए, small and medium enterprises, startups. Support दिया जाएगा to the one who are collaborating. So the support will be given to those collaborating with government institutes, right? So in simple terms, स्कीम किस पे फोकस कर रही है? रिसर्च कैपेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरियाज को सपोर्ट करने में इन दिस फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ताकि आप और इनोवेशन और ग्रोथ लेकर आ सकें। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू विद अदर आर्टिकल्स टुमारो। टिल देन डू शेयर दीज आर्टिकल्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे लग रहे हैं सेशंस, एंड डू लाइक द सेशन एज वेल बाय मार्किंग योर अटेंडेंस। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।